नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है और इसीलिए अब बीजेपी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है। बीजेपी प्रभारियों विस्तारकों की आज बैठक होने जा रही है। हर सीट जीतने वाली बीजेपी अब मंथन करने जा रही है और टिप्स भी दिए जाएंगे ताकि हारी हुई सीटों पे एक बार फिर से जीत मिल सके। तो राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल देंगे जीत का मंत्र और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो अहम जानकारी, अब बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए आने वाले चुनाव में यूपी सबसे पहला लक्ष्य है बीजेपी का। जो हारी हुई सीटें थी अब उन पे जीत पाने की कवायद में बीजेपी अब जुटी हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी अब उन सीटों पर आज मंथन करने जा रही है। 14 लोकसभा सीटें ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी की नजर इस पर है और प्रभारियों विस्तारकों के साथ आज अहम बैठक बीजेपी करने जा रही है। वाराणसी में Y20 सम्मेलन की शुरुआत आज सीएम योगी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। बता दें G20 देशों के 600 से अधिक युवा इसमें हिस्सा लेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे काशी और ऐसे में वाराणसी में Y20 सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिरकत करेंगे। उद्घाटन होगा उनकी ओर से। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे थे। तो G20 देशों के 600 से ज्यादा युवा इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां काफी दिनों पहले से चल रही थी और इसी संदर्भ में बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, Y20 सम्मेलन की शुरुआत, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा इस सम्मेलन का, जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। और ऐसे में बता दें कि 600 से ज्यादा ऐसे देश है G20 के जो कि जिनके युवा जो है इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे थे बीते दिन और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा दौरा है। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में पौधारोपण करेंगे और इसी के साथ नोएडा के सेक्टर 1 स्थित क्रमको के कार्यालय में कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और ऐसे में नोएडा के सेक्टर 1 स्थित क्रिम्को के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ऐसे में यहाँ पे पहुंचेंगे अमित शाह। उनके द्वारा यहाँ पे संबोधन भी दिया जाएगा। तो अहम जानकारी, पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, 4 करोड़ पौधे लगाने हैं और ऐसे में शुरुआत अमित शाह के द्वारा ही होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है और ऐसे में पौधारोपण की शुरुआत इसी दौरे से होने जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में पौधारोपण करेंगे। वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। कई स्थानों पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे 3 स्थान और है जम्मू कश्मीर में जहां एनआईए ने बीते दिन छापेमारी की है। अभी भी छापेमारी लगातार चल रही है। तो एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कई राज्यों में यही हाल देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर से भी यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। तो छापेमारी का अभियान लगातार जारी है और इसी संदर्भ में ये छापेमारी आगे चलते हुए नजर आ रही है। बीते दिनों से लगातार छापेमारी एनआईए के द्वारा हो रही है और यही कारण है कि आज भी छापेमारी चल रही है। तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी चल रही है। कई जिलों के नाम ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जहां निरंतर छापेमारी एनआईए की जारी है और जम्मू कश्मीर से भी यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है।
और मुख्तार अंसारी की बहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को राहत मिली है। चित्रकूट जेल से रिहा हुई है निखत बानो और अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत बानो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद निखत बानो रिहा हो चुकी है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी और ऐसे में एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। जहां चित्रकूट जेल से रिहा हुई है अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनको रिहाई मिल चुकी है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत बानो, जो कि 1 साल के बच्चे को देखते हुए निखत को ये जमानत दी गई है और पति से गैर कानूनी मुलाकात के मामले में मिली है ये राहत। और चित्रकूट के रगौली कारागार में बंद थी निखत बानो, जिनको राहत मिल चुकी है। तो अहम जानकारी, 1 साल के बच्चे को देखते हुए उनको ये जमानत दी गई है और रिहा हो चुकी है निखत बानो। पति से गैर कानूनी मुलाकात के बाद अब उनको जमानत मिल चुकी है। चित्रकूट के रगौली कारागार में बंद थी निखत बानो। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मुख्तार अंसारी की बहू को मिली है और आखिरकार उनकी रिहाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश दे दिए थे और निखत बानो की रिहाई हो चुकी है। तो चित्रकूट जेल में बंद थी निखत बानो, अब्बास अंसारी की पत्नी है और ऐसे में उनकी रिहाई हो चुकी है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी निखत बानो को, जिनकी रिहाई हो चुकी है। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत बानो, जिनको जमानत मिल चुकी है और ऐसे में 1 साल के बच्चे को देखते हुए निखत बानो को जमानत दी गई है। वह इस बीच अहम जानकारी वाराणसी से आप तक पहुंचा दें कि ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब आज के दिन भी लगातार सर्वे जारी है। 15वां दिन है आज और निरंतर सर्वे जारी है। सुबह 8 बजे से परिसर में शुरू हुआ है एसआई सर्वे। 2 शिफ्ट में होगी सर्वे कमीशन की कार्रवाई और ऐसे में लगातार कई दिनों से ये सर्वे जारी है और आज 15 दिन भी यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। शाम 5 बजे तक एसआई सर्वे चलेगा। इसी तरीके से 2 पालियों में एसआई सर्वे हो रहा है, ताकि दोनों में से कोई भी पक्ष को कोई भी मुसीबत का सामना या कोई भी ऐसी चीजें ना निकल के सामने आए और इसीलिए 2 पक्ष में 2 पालियों में ये सर्वे लगातार जारी है। तो 2 शिफ्ट में सर्वे का काम जो है वो लगातार हो रहा है। कमीशन की कार्रवाई 2 शिफ्टों में हो रही है। 15 दिन है आज, 15वां दिन है आज सर्वे का और निरंतर ये सर्वे का कार्य जारी है। सुबह 8 बजे से सर्वे चलता है और शाम को 5 बजे तक जाके खत्म होता है ये सर्वे। 15वां दिन है आज भी सर्वे का काम लगातार जारी है। तो 2 शिफ्ट में होगी सर्वे कमीशन की कार्रवाई। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा भी मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया था और ऐसे में सर्वे को मंजूरी मिल गई थी। हिंदू पक्ष की जीत हुई थी और लगातार हिंदू पक्ष जो है सर्वे की मांग कर रहा था और आज 15 दिन में जब सर्वे लगातार चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2014 और फिर 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। अजय राय ने यूपी कांग्रेस में ब्रिजलाल खाबरी की जगह ली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, लेकिन लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस की हालत यहां बहुत खराब है। साल 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस अपनी परंपरागत और सबसे सुरक्षित सीट अमेठी से भी हार गई थी। ऐसे में बिखरे हुए संगठन को एक बार फिर से एकजुट करना है और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कैडर तैयार करना है। और 3 महीने से हमारा वेतन नहीं दिया गया है। अधिकारी हमें धमकियां देकर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। ये कहना है आशा वर्कर की जिला प्रधान नीरू बाला का, जो हड़ताल के 11 दिन जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है और आशा वर्कर्स को संबोधित कर रही है। तो वही 17 अगस्त के कार्यक्रम का
संचालन जिला के शेर करमजीत ने किया। हड़ताल के दौरान जिला प्रधान नीरू बाला ने अपने बयान में कहा कि सरकार की बात न करने की वजह से आशा वर्कर की हड़ताल 21 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद भी अगर सरकार बात नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साम्राज्यवाद हो बर्बाद। रोहतास जिले के कुसुमहार में आपसी विवाद में पड़ोसियों ने दो भाइयों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना जिले के राजपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के समय जब दोनों भाई अपने घर की ओर जा रहे तभी पड़ोसी की एक भाई से मारपीट करने लगा और इसे देखकर दूसरा भाई बचाने आया तो उसे भी पीट कर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल घायल दोनों भाइयों को प्राथमिक उपचार के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और मोतिहारी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कृष्णा नगर पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने कोचिंग जा रहे छात्र को गोली मार दी तो वहीं छात्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलते ही डीएसपी सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने मृतक छात्र की पहचान करी है, जो करवा गांव का रहने वाला था, लेकिन छात्र कृष्णा नगर गांव में अपनी बुआ के यहां रहकर पढ़ाई करता था। तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। खबर मोतिहारी से है, जहां जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को अभी काफी राहत मिली है और जिले के कोने में मूसलाधार बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने एक और जहां लोगों को राहत की सांस दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात ने नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही बरसात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लोगों को इस बरसात ने एक बार फिर से नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। शहर की लगभग सभी गलियां पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, जहां देखते हुए पानी साम्राज्य कायम हो गया है। लोगों का घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है और ऐसे में 1 घंटे की बरसात ने मोतिहारी सदर अस्पताल को टापू बना दिया है, जिसके कारण मरीजों और डॉक्टरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अंबाला के आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने आज हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के निवास के बाहर धरना दिया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। तो वहीं आप नेता विनोद धीमान ने कहा है कि यही धरना 19 अगस्त को विधायक असीम गोयल के निवास के बाहर भी किया जाएगा। बता दें कि आप नेता का आरोप है कि भाजपा विधायक और हरियाणा जन चेतना पार्टी के नेता आपस में मिले हुए हैं, जनता से वोट लेने के लिए एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन रुके हुए विकास कार्यों में म्युनिसिपल कमेटी में जनता को हो रही परेशानी के लिए ये एक दूसरे का विरोध करके एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते आ रहे हैं। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की रोहतास इकाई ने 11 सालों से बकाया अनुदान भुगतान को लेकर सासाराम कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। बता दें कि धरनार्थियों ने बताया कि उनका विद्यालय 40 से 50 सालों से चलते आ रहा है, लेकिन सरकार से जब अनुदान भुगतान की बात होती है तो भुगतान के बदले जांच की बात कर अनुदान भुगतान की बात को टाल देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षकों ने कहा है कि पहले सरकार 11 सालों को बकाया अनुदान भुगतान करे, इसके बाद जांच की बात करे। इसी मांग के दौरान कलेक्ट्रेट सासाराम के समक्ष माध्यमिक शिक्षक कर्मचारियों ने धरना दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम आंदोलन करने की रणनीति बनाएंगे। और यमुनानगर में पंजाबी हरियाणा एकता मंच की तरफ से सावन की मासिक संक्रांति पर भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। यह भंडारा मंच के सदस्य नरेश असीजा के ओर से किया गया।
इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष और राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद शामिल हुई। मलिक रोजी आनंद ने बताया कि मासिक संक्रांति भंडारा प्रत्येक जिले में संक्रांति के दिन सिविल अस्पतालों के बाहर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस भंडारे से सिविल अस्पताल में आए मरीजों के साथ सहायकों की भी सेवा करने को मिलता है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पंजाबी हरियाणा एकता मंच ने ये आयोजन किया है। संक्रांति यहां पे भंडारा हो रहा है। सिविल अस्पतालों के बाहर ये भंडारा उनकी तरफ से लगाया जाता है और कोशिश की जाती है कि महीने में एक बार ये भंडारा जरूर लगाया जाए। तो वहीं यमुना नदी के दादूपुर हेड पर सेल्फी लेते हुए 4 दिन पहले डूबे युवक का शव कल शाम को बरामद कर लिया गया है, जहां शव फतेहगढ़ पुल के पास मिला है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं मृतक सत्यम के पिता ने बताया कि सत्यम यमुनानगर के राज्य अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। वो 13 अगस्त को सुबह अपने दोस्तों के साथ दादूपुर हेड पर आया था, जहां पर सेल्फी लेते समय उसका पैर फिसल गया और पानी में बह गया। खबर यमुनानगर से है, जहां क्लर्कों की हड़ताल स्थगित होते ही लोगों को काफी सुकून मिला है। बता दें कि जिन लोगों का काम क्लर्कों से होकर गुजरना पड़ता था, स्थगित होने से लोगों को काफी सुकून मिला है। इस दौरान जग्गाधारी तहसील में रजिस्ट्रियां कराने वाली की लंबी लाइन लगी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 50 दिन चली क्लर्कों की हड़ताल अब स्थगित हो गई है। हड़ताल से उठने के बाद अब सभी क्लर्क का अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालने लगे हैं। जग्गाधारी तहसील में रजिस्ट्रियों का काम किया से आरसी के हाथों में आ गया है। और घोसी उपचुनाव को लेकर सियासत तूफान आया हुआ है। बीजेपी और सपा इस समय महासंग्राम को जीतने के लिए अपनी सारे ब्रह्मास्त्र को छोड़ रही है। बीजेपी ने भले ही घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को रन में उतारा है, तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को, मगर असली परीक्षा पूर्वांचल वह उन्हें लौटाकर अगर सैफई नहीं पहुंचाया तो अपने असली माँ बाप का बेटा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा को घमंड था कि ओपी राजभर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब खत्म होने की बारी सपा की है। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिल करके देखना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान इस समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा? कमल का फूल।
पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जाना तुमन कि घबरा मत तू लो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वह लौटा के हम सफाई न पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए, यही नियम आवा चुनाव में भेंट हो जाइए, जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे, अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो जुआ कि समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते। वहीं बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बारी सपा की थी। ऐसे में जिला मुख्यालय कलेक्टर भवन पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुधाकर सिंह नामांकन करने दलबल के साथ पहुंचे, मगर इस दौरान पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई, जहां प्रशासन के मान मनाव के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल घोसी का ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बल्कि सुवासपा के सबसे बड़े चेहरे ओपी राजभर का भी सियासी इम्तिहान है। इम्तिहान इस बात का कि क्या वाकई में राजभर और दारा सिंह की सियासी ताकत आज भी पूर्वांचल में वो भी है कि नहीं। तभी तो बीजेपी ने नामांकन से पहले शक्ति में बसपा की पूंछ और मायावती की अहमियत दोनों ही बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।